नमस्कार दोस्तों। और 3 जुलाई और मार्केट वापस ऑल टाइम है। मार्केट एक ऐसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24,300 टच किया, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स अप था निफ्टी लेवल पे। और कहते हैं ना, एवरी डे एक नया हाई बना रहा है। और तभी आपको टेंशन लगती है कि भाई ये मार्केट क्या अब गिरेगा, लेकिन ये मार्केट ऐसा बोलेगा भाई मैं तो नहीं गिरने वाला, आपको निकलना है तो निकल जाइए ट्रेन में से। और यही चीज हो रही है। कल जो यूएस के डेटा आए थे और यूएस में ऐसी बात चल रही है कि भई जेरन पॉवेल ने बोला कि भई हाँ, इन्फ्लेशन थोड़ा-थोड़ा धीरे कम हो रहा है, हमारी वर्किंग काम कर रही है। और देखो इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, और नवंबर से पहले हो सकता है आप एक रेट कट देख पाएँ। तो ये क्या बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं एक रेट कट करने की, क्योंकि बिडेन, आपको पता है, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट डिबेट जो हुआ था ट्रम्प और बिडेन के बीच में ना, क्लियरली ट्रम्प हावी हो रहा था और ऐसा ही लग रहा था ट्रम्प पूरा खा जाएगा बिडेन को। बिडेन at a age, 86 ईयर्स की एज है, somehow no he is not so strong। और यही लग रहा है कि पता नहीं अब डेमोक्रेट इनको रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले। ऐसे भी बातें चल रही है कि जो अ, उनको ना रखे और किसी और को लाया जाए। ये भी बातें चले, अब क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक रेट कट की बहुत ही उम्मीद लगा के रखे और बिडेन, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर एक रेट कट नहीं हुआ यूएस में, तो शायद बिडेन हार भी सकता है। तो ये सिचुएशन आ चुकी है यूएस में, तो क्या ये बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं। और कल अगर देखो, अगर आप यूएस का मार्केट देखो, बहुत ही अच्छा रहा। ओवरऑल काफ़ी उन्होंने एस&पी ने तो अपना एक नया बेंचमार्क ही ब्रेक किया है। और उसके वजह से आज आप यहाँ इंडियन मार्केट में देखो, बहुत ही अच्छी मार्केट में स्विंग रहा। और ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे गिर गया हो, नहीं, वो बढ़ोतरी बरकरार रही। और जो सबसे बड़ा हाथी जो अपना था, जो सो गया था, वो कौन-सा? एचडीएफसी बैंक, यस, वो जाग गया है। और आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन में वो 15 से 20% बढ़ चुका है। और क्या रीज़न था? एमएससीआई में उनका इंक्लूजन होने की बात हो रही है। उनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, उसके वजह से बातें चल रही है कि एमएससीआई में इंक्लूड होगा। और जैसे अगर एमएससीआई में इंक्लूड होता है, आपको भी पता है एक अच्छा खासा बाइंग आ जाता है इन सब स्टॉक्स में। और उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी आगे बढ़ा। और उसके साथ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, काफ़ी सारे अदर बैंक्स, एक्सिस बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक ये चीज़ थी कि जो एक फ्यूल कर रही थी। दूसरा एक अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखी, वो है एफएमसीजी स्टॉक्स में। एफएमसीजी स्टॉक्स में क्यों दिखी? क्योंकि बातें चल रही है इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, लेकिन इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, बातें चल रही, लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल देखो तो क्रूड ऑयल तो भाई 85 के ऊपर घूम रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर्स में भी काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये रैली प्रीडोमिनेंटली पिछले 1-2 दिन से आई है, वो अगर आप देखोगे ना, तो ये आई है बेसिकली बैंक्स के वजह से। बैंक्स में अच्छी खासी रैली आई है। हाँ, अपने जो इंटरनल डेटाज़ है, अगर आप हम लोग क्वार्टरली अपडेट की बात करें, वो अभी आना चालू होंगे। जैसे रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मार्च टू जून का रिजल्ट अभी फर्स्ट वीक से चालू होगा, तो होपफुली आशा है कि ये भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहेगा। ओके, जीएसटी के नंबर बहुत ही अच्छे थे। हाँ, आप बोलोगे कि भई मई में ज़्यादा थे और ये डेटा इतना अच्छा नहीं है। सॉरी, मई क्या, अप्रैल का मार्च का डेटा अच्छा था और मई का इतना कम है। लेकिन देखो, 1.7 लाख करोड़ भी छोटी फिगर नहीं है। ऑफ कोर्स हमने पहले 2.1 लाख करोड़ का वो बेंचमार्क क्रॉस किया था, लेकिन बहुत ही अच्छा कलेक्शन डेटा है, ठीक है? और बातें चल रही कि अक्टूबर में एक रेट कट आ सकता है इंडिया के लेवल पे, जैसे आरबीआई कट करेगी। आरबीआई वेट नहीं करेंगी कि भई यूएस कट करेंगे, बाद में हम लोग कट करेंगे। तो अगर आरबीआई पहले कट करती है, तो एक अच्छा खासा, कहते हैं ना, कि एक पुश आएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। उसकी वजह से जो भी उसके रिलेटेड कंज्यूमर फोकस स्टॉक है, वहाँ भी एक बढ़ोतरी दिखेगी आपको। इसलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर स्पेसिफिक स्टॉक्स की, कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करेंगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की भी बात करेंगे। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि भई किस तरह से आपको इन स्टॉक्स को देखना है और क्या लग रहा है यहाँ से। ओके, ओवरऑल तो ये थी एक छोटी-सी कमेंट्री मार्केट के लिए। अब चलिए बात करते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशन। बाय द वे, अगर मैं पहले जाऊँ, उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डू कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, आई टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड। मैं कल के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं कवर करूंगा। चलिए, तो बात करते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। पहले आप समझ लो कि कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में फर्क है। कंज्यूमर स्टेपल्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट का
रेगुलर कंजम्पशन होता है, ओके? रेगुलर कंजम्पशन होता है यानी आप कहते हैं टूथपेस्ट या वो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जिनका रेगुलर कंजम्पशन होता है, वो है कंज्यूमर स्टेपल्स। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या होता है, वो आपके डिपेंड पे होता है, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले हो या कुछ फर्नीचर लो, तो वो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ कंज़्यूम करोगे, आपकी इनकम पे डिपेंड होगा, तो वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस बड़ा मेजर ये होता है कि भाई अगर कहते हैं ना कि इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कंज्यूमर स्टेपल्स की हमेशा डिमांड रहती है, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि वो इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको घर को पेंट लगाना है या बेसिकली आपको लग्ज़री गुड्स बाय करने हैं या आपको जैसे मैंने बोला फर्नीचर लेना है या आपको टीवी, फ्रिज जो भी लेना है, तो वो इतनी ज़रूरी नहीं होती, वो डिस्क्रिशनरी में आता है। लेकिन कंज्यूमर स्टेपल्स हमेशा रेगुलर डिमांड में होते हैं। लेकिन आप समझो ये दोनों की वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर स्टेपल्स का हमेशा पी रेशियो थोड़ा हाई रहता है। रीज़न क्योंकि ना उन्होंने कंटीन्यूअस आपको प्रॉफिटेबली देते रहे, तो वो स्टॉक ऐसे होते हैं ना कि जो आपको इतना चीप नहीं मिलेंगे। जबकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ आपको एक साइक्लिकलिटी भी दिख सकती है। तो ये दोनों मेन डिफरेंशिएशन होता है। तो चलो पहले बात करते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स की। कंज्यूमर स्टेपल्स में एक अच्छा खासा अभी एक पुश आया है, वो लग रहा कौन से आते हैं स्टॉक्स? ये होते हैं ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, डाबर ये सब स्टॉक्स कंज्यूमर स्टेपल्स में आते हैं। लेकिन देखो एज़ ए इन्वेस्टर आपने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उस दिन सब लोग ने एफएमसीजी तरफ चले गए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतेगी और उसके वजह से एक अच्छा खासा पुश आया था कंज्यूमर पे। लेकिन ये सब स्टॉक्स कैसे होता है ये वो होते हैं ना कि ऐसे चीता की तरह नहीं भागते, वो दौड़ते हैं लेकिन वो एक स्टेबल कहते हैं ना एक पर्टिकुलर रन रेट से ही यानी एक टेस्ट मैच की तरह ही खेला जाता है इन सब स्टॉक्स में। लेकिन तो वो चीज़ आपको हमेशा देंगे, ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा 25-30% रिटर्न दे देंगे साल का या 40%। वो रेयरली होता है रीज़न क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही हाई वैल्यूएशन जैसे टाटा कंज्यूमर देख लो या एक्चुअल देख लो, इनके पी रेशियो 70 60 के अप रहते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी स्टॉक्स महँगे होते हैं। और उसके पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। कंज्यूमर स्टेपल्स में मेन क्या चीज़ें होती है तो आपको ध्यान रखना है जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि भई उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे है। लेकिन जैसे अभी की बात करें तो भई आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहली कॉस्ट बात करें कि जैसे इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है? इन्फ्लेशन अगर आपका हाई है, जो अभी धीरे-धीरे कम होगा, तो हाई होगा तो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा तो आपका मार्जिन कम होता है। लेकिन जैसे-जैसे इन्फ्लेशन डाउन होता है कि रॉ मटेरियल प्राइस कम होता है तो इनका बेसिकली मार्जिन बढ़ता है, ठीक है? सिमिलरली आप दूसरा एक ले सकते हैं कि ऑयल, ऑयल अगर आप 86-87 घूम रहा है, तो ये बहुत ही हाई है। ये अगर नीचे आता है तो हाँ, तो फिर उनका मार्जिन में बढ़ोतरी होती है इन सब कंज्यूमर स्टेपल्स की। उसी तरह कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो पेंट्स इंडस्ट्री होती है जैसे एशियन पेंट्स, नेरोलैक और वो सब का, उनका भी ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो एक इनका रॉ मटेरियल प्राइस है और इनका रॉ मटेरियल इसलिए इतना वो महँगा होता है ना, तो अगर उनका महँगा होता है तो इनका मार्जिन में भी इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें कि अभी इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन अगर लो होता है, तो वो कंज़्यूमर के लिए अच्छा होता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कंज़्यूमर स्टेपल्स में एक बार प्राइस बढ़ जाती है ना, नॉर्मली प्राइस कम नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो आप वो प्रोडक्ट के टूथपेस्ट का भाव 50 पैसे से ₹1 से बढ़ा देंगे। जैसे सोप लक्स हो या कोई भी हो, उनका भाव आपका 50 पैसे ₹1 से बढ़ा देंगे। लेकिन जब ये रॉ मटेरियल प्राइस नीचे जाती है, जब ये इन्फ्लेशन नीचे जाता है, तो ये लोग अपना प्राइस कम नहीं करते। तो उनका मार्जिन एक सस्टेनेबल मोड में रहता है और वो एक्चुअली एक्सपांड होता है जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है। तो अगर अगर आगे जाके इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है, तो इन सब स्टॉक्स के लिए अच्छा है। वही चीज़ आपको अभी आज देखो काफ़ी सारे एचयूएल भी भागा, नेस्ले भी भागा, टाटा कंज्यूमर भी भागा। तो ये सब स्टॉक्स भी भागे क्यों? क्योंकि बातें चल रही है कि भई इन्फ्लेशन यहाँ से कूल डाउन होगा। जो हो सकता है और उसके वजह से अगर आप
1-2 महीने की ही बात कर लें, जब से रिजल्ट से ऑलरेडी 15-20% काफ़ी स्टॉक्स भाग चुके हैं। तो ये भी आपको डिस्काउंट ऐसा देखो मेरे बोलने पे मत जाओ, ऐसा नहीं कि आपको जाके बाय करना है, मैं जस्ट आपको एक सीन बता रहा हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट से आपको देखना है गाइज़, क्योंकि ये खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। गाइज़ आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं डायरेक्टली आपको तो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप वो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करें ना, कि कितना वो लोग ने मार्केट ने पचा लिया है ये चीज़ प्राइसिंग। देखो क्या होता है कि ये सब चीज़ें आने वाली तो अब आप अकेले को नहीं पता है, लोगों को भी सबको पता है। और दूसरा ये चीज़ है कि मॉनसून कैसे बिहेव करता है। जैसे बात हो रही थी कि 104% से मॉनसून अच्छा रहेगा इस बार। लेकिन अगर हम लोग जून मंथ की बात करें तो मॉनसून ठीक-ठाक रहा है, इतना ख़ास नहीं रहा है। तो मॉनसून स्टार्ट ठीक-ठाक है, लेकिन अभी आगे जाके वो कैसे परफ़ॉर्म करेगा उस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून अच्छा रहा तो मैं बोलता हूँ यहाँ बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा एफएमसीजी सेक्टर्स को, क्योंकि एट द एंड मॉनसून अच्छा रहता है तो इनकम जाती कहाँ है? इनकम होती है रूरल एरिया की। ओके, और रूरल एरिया की इनकम बढ़ती है तो ऑफ कोर्स ये सब सेक्टर्स में काफ़ी एक्चुअली खर्चा होता है, उनके बेसिकली डिमांड भी बढ़ती है। तो ऑफ कोर्स मानसून भी एक चीज़ है जो आपको देखनी रहेगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो तो एक सिनेरियो यहाँ ठीक-ठाक रह लग रहा है बेसिकली कंज्यूमर स्टेपल्स के लिए। जब हम लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो एक साइड है जैसे ये जो वोल्टास है और ये सब सिम्फनी है, या ना जो एसी हेवेल्स है, तो पॉलीकैब और वो सब जो वायरिंग और वो सब है प्रोडक्ट्स है, तो उनका भी डिमांड बहुत ही अच्छा है। समर बहुत ही हॉट रहा था, आपको भी पता है, और खास करके एसी में तो काफ़ी अच्छी डिमांड थी। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट में भी उनका बेसिकली आपको डीज़ल में दिखेगा, लेकिन ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंट सॉरी कर चुके हैं इन्वेस्टर लोग, क्योंकि एट द एंड ये सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, ये सब क्या होता है साइक्लिकल बिज़नेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पॉलीकैब देखो, हैवेल्स देख लो, ओवर द इयर्स दे गिवन यू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, क्योंकि ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो आउट ऑफ डिमांड नहीं जाते हैं। अबे अगर रियल एस्टेट भी बढ़ रहा है या कुछ भी बढ़ रहा है, तो इनकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। तो ये सब में भी एक अच्छा खासा पुश दिख रहा है। जब हम लोग पेंट इंडस्ट्री की बात करें डिस्क्रिशनरी में, तो पेंट इंडस्ट्री में जैसे मैंने बोला ऑयल एक हायर साइड है। बिकॉज़ ऑयल ऑन अ हायर साइड तो क्या होता है, इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके वजह से ना इनका मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट ये भी बढ़ा है कि भई जो हाथी था अपना एशियन पेंट्स, वो थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ग्रासिम की एंट्री हो चुकी है। और यही होता है कि एक एक जब एक बड़ा प्लेयर जब एंटर होते हैं ना किसी भी सेक्टर में, और वो डिस्काउंटिंग करने लगते हैं, तब जाके बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वही हो रहा है अभी पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स के लिए। और देखना रहेगा यहाँ से एशियन पेंट्स कैसे टैकल कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पेंट इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत है और वही एक प्रॉब्लम हो रहा है। इवन अगर अगर हम लोग बात करें क्यूएसआर, क्यूएसआर में क्यूएसआर यानी यही हो है जुबिलेंट फूड्स एंड ऑल दैट नो, जो इवन रेस्टोरेंट्स की हम लोग बात करें, ये सब डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। उसमें भी डिमांड इतनी खास नहीं है, इतनी खास नहीं है। उनका और दूसरा एक क्यूएसआर का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन यही आ जाता है ज़ोमैटो, स्विगी। अब देखो आप या तो ज़ोमैटो से मँगा लो या स्विगी से मँगा लो, उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। नो डाउट जुबिलेंट फूडवर्क्स ने काफ़ी, लेकिन वो जो पहले का जो मोड था जुबिलेंट फूडवर्क्स का, वो अभी मोड बचा नहीं है। और ये जो ज़ोमैटो, स्विगी है, उन्होंने पूरा मार्केट ले लिया है। और क्या है कि आपको वैरायटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा ही खाओगे, आप दूसरे पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हो घर बैठे-बैठे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेस्टोरेंट्स में तो ओवरऑल ठीक-ठाक है, लेकिन वो स्पेसिफिक मोड कभी भी दिखता नहीं है रेस्टोरेंट्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी एसी, टीवी, फ्रिज, आई थिंक यहाँ यहाँ से डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इन्फ्लेशन कम होता है, बारिश अच्छी होती है और इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो ईएमआई में लोग ज़्यादा लेंगे। अगर ईएमआई में ज़्यादा लेंगे, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की डिमांड कुछ महीनों में आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है जब ये सब सेक्टर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आती है। और दूसरी हम लोग एक दूसरा ये भी आ सकता है, वरुण बेवरेजेज़ है, या अब
मैं बात करूँ बेवरेजेस की बात करूँ, लिकर की में भी आ जाता है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में लिकर भी आ जाता है। वरुण बेवरेजेस की भी मैं बात करूँ तो वो तो अच्छा खासा कहते हैं ना कि रिटर्न दे रहा है और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ स्टॉक व्हिच इज़ परफॉर्मिंग और आगे जाके भी लग रहा है कि ना इसका कंटीन्यूअस डिमांड रहती रहेगी। अगेन नो सजेशन कि आप जाके बाय करो, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, जस्ट आई एम गिविंग यू द सिनेरियो। जबकि यूनाइटेड बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स उनका प्रॉब्लम वही होता है लिकर इंडस्ट्री में जब मैं बात करूँ ना तो वो यार कभी ना कभी कोई भी टैक्स में कोई भी स्टेट में कुछ टैक्स लग जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेगुलेटरी इश्यूज काफ़ी आते हैं। ये जब स्पिरिट्स की बात करूँ यानी मैं लिकर की बात करूँ कुछ जगह अलाउ करते, कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चीज़ है कि ये यूनाइटेड ब्रेवरीज उतना परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पाया जितना वरुण ब्रेवरीज लेकिन वरुण ब्रेवरीज में ऐसे कोई रेगुलेटरी इश्यूज़ नहीं आते हैं। वरुण ब्रेवरीज आपको पता है ना, अगर आपने वो एक वीडियो मैंने एक बनाया था वरुण ब्रेवरीज अगर चाहो तो मैं लिंक दे दूँगा नीचे। वहाँ आप देख सकते हो, पास में दिया था कि कैसे ये स्टॉक परफ़ॉर्म कर रहा है, बट यस तो बेसिकली क्या है कि लिकर में यही होता है ना कि काफ़ी स्टेट रेगुलेशन वो सब आ जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन वरुण बेवरेजेस में उस तरह के प्रॉब्लम नहीं आते हैं। सिमिलरली जैसे आईटीसी स्टॉक है, वो भी अपने कंज्यूमर में आ जाएगा डिस्क्रिशनरी में जैसे सिगरेट्स एंड ऑल दैट। लेकिन वही है कि आईटीसी का भी कैसा है कि आईटीसी अगर एक बार डीमर्ज होता है जैसे अ, आईटीसी होटल अलग होगा, सिगरेट अलग होगा, एफएमसीजी अलग होगा। आई थिंक तब जाके वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। चलिए तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता था कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्कशन होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके पास कौन से स्टॉक है पुट इट इन द चैट बॉक्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डालिए और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन डू सब्सक्राइब इट। चलिए अभी अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो कल काफ़ी लोगों ने पूछे और आपके भी क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड चालू करते हैं। सो क्वेश्चन आंसर राउंड में अजय जी ने पूछा है कि अ, अजय मन 923 एलआईसी एंड एचडीएफसी लाइफ डाउनग्रेडेड शैल वी सेल? नो नो अजय नो नीड टू सेल कोई सेल करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट यानी कैसा है कि मार्केट रिटर्न देगा लेकिन एक बार बजट आने दो बजट इज नियर टू द कॉर्नर जुलाई मंथ में बजट कैसा है, वो देख के आप डिसीजन ले सकते हो। ऑफ कोर्स एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी ले लो या आईसीआईसीआई ले लो। इंश्योरेंस बिज़नेस में ये हो रहा है कि अभी ये टैक्सेशन जो चेंजेज़ होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। और अब देख लेते हैं कि ये बजट में क्या आ रहा है, लेकिन हाँ, उनका इम्पैक्ट आ रहा है और ये एक वेल नोन सेक्टर है, वेल डिस्कवर्ड सेक्टर है। तो मुझे ये एक सेक्टर ऐसा लग रहा है जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। वही 15 से 18 के बीच के बाद पर्सन में आप अगर सोच रहे हो तो वो दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मल्टी बैगर रिटर्न देगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये वेल डिस्कवर्ड सेक्टर है। तो वो चीज़ में अगर आप ध्यान करके क्योंकि एलआईसी पहले बहुत ही अंडर वैल्यू था। अभी प्रॉपर्ली वैल्यू हो गया है तो ओवरऑल अगर डिसेंट रिटर्न की तरह जाते हो तो ये सेक्टर बुरा नहीं है। तो भी आपको बेचना नहीं चाहिए, आप देख लीजिए बजट क्या है, बजट के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके Casa Srinivasa, how is the condition of family health? Please take your family. Yes, yes, Casa, everything is good. सब सही चला है. Thanks for your concern. Please suggest to stock to buy at this level. पंकज जी मैं डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं दे पाऊँ लेकिन आप आई थिंक पंकज जी अगर आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज के मेंबर है आप वहाँ जाके दे सकते हैं तो वहाँ मैंने ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स दिए हैं तो वहाँ जाके आप देख लीजिए और आपको गाइस देखना है और आपको वो अटेंड करना है वर्कशॉप तो मैं लिंक यहाँ दे दूँगा 1500 का वो जो वर्कशॉप है मैं फ्री दे रहा हूँ अभी नीचे लिंक दे दीजिए वो लिंक को क्लिक करके आप हमारा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। अमित रॉय प्लीज एनालाइज कोटक बैंक हमने अमित बीच में एनालाइज किया था ओवरऑल तो मुझे कोटक बैंक में देखो वो कैसा है कि ओवरऑल अभी थोड़ी रिकवरी आई है लेकिन हाँ कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक में यही प्रॉब्लम था ना कि टू गुड यानी बहुत ही अच्छे रेशियोज है कोटक बैंक के तो वन ऑफ द बेस्ट रेशियो इन द इंडस्ट्री लेकिन वही है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है उतना वही प्रॉब्लम है अभी थोड़ी रिकवरी आ रही है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी रिकवरी आ रही है लेकिन एज ए कोटक बैंक ये एक बड़ा हाथी है तो अगर आप चाहते हो कि
यानी 12 से 15 के परसेंट से रिटर्न के हिसाब से आप चल रहे हो तो आप ले सकते हो। बट इट कैन आई डोंट थिंक इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक। और ओवरऑल उनका जो जिस तरह से वो बैंक ऑपरेट करता है ना, वन ऑफ द बेस्ट बैंक जिसने अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन किया है, और जिस तरह से वो एनालिसिस और लोन्स देते हैं, बहुत ही कहना शानदार तरीके से उनका कंप्लायंस होता है। वन ऑफ द बेस्ट कंप्लायंस, वन ऑफ द बेस्ट एनपीए फिगर्स, सब लेवल पे बेस्ट है। लेकिन जब वही होता है ना कि तब वो कंजर्वेटिव होते हैं, और कंजर्वेटिव नहीं होते तो ग्रोथ उतना नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कोटक बैंक में अगर आप तो सोचते हो कि हाँ भाई मुझे एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, तो आई थिंक आप ओवरऑल अगर डिसेंट रिटर्न के लिए तो जा सकते हो। लेकिन बाकी सब बैंक शायद इससे ज़्यादा आपसे परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, संजय पटक हुसैन, वेयर इज़ योर रिकमेंडेशन? जैसे रिकमेंडेशन के लिए संजय जी आप नीचे एक लिंक दिया हुआ, वो आप अटेंड कीजिए सेशन, विल कम टू नो। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम रखते हैं। और एक अच्छा और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर क्या लग रहा है कब इंटरेस्ट रेट कट होगा? पूजा ने पूछा है कि सो इंटरेस्ट रेट कट लेट्स सी, आरबीआई जैसे बोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में शायद आ सकता है इंडिया के लेवल पे। यूएस लेवल पे बिफोर द इलेक्शन, बिफोर नवंबर, लेट्स सी, क्योंकि बिडेन की होप काफ़ी है इंटरेस्ट रेट कट हो तो ही कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज़ ट्रम्प इज़ नो हावी हो रहा है डेमोक्रेट पे, तो ये चीज़ उनको ये चीज़ दिख रही है। तो लेट्स सी पॉवेल कैसे बिहेव करते हैं। चलिए तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हम लोग कल मिलते हैं, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू देन। बाय बाय।